हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर को फिनिश किया हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड इट्स रिएक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंबशन कि कंबशन क्या होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इस रिएक्शन को पढ़ा हुआ, लेकिन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। The burning process of carbon compound in the presence of oxygen to give carbon dioxide, water and heat and light। ठीक है, जब भी मतलब कि बर्निंग प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, विच लॉट्स ऑफ हीट्स होती है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जब उनकी बर्निंग होती है तो उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। इसलिए इसको जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है इस करके। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ कार्बन है, कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करता है तो क्या बोलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हमें वाटर मिलता है, साथ में हीट एंड लाइट मिल रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो आप इसको देख के भी कह सकते हैं ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। जितने भी बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है और उसके साथ में हीट एंड लाइट मिल रही है। ठीक है, और सेम दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं मिथेन का। यहाँ मिथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो क्या मिल रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है और हीट एंड लाइट मिल रही है। तो इस तरह से जितने भी बर्निंग रिएक्शंस हैं होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलता है, उसके साथ में बहुत सारी हीट्स एंड लाइट मिलती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं जो हम अपने किचन में हम जो एलपीजी यूज़ करते हैं उसका नाम होता है बुटेन है, तो उसको हम यूज़ करते हैं अपने किचन में यूज़ करते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसे कुकिंग की हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बुटेन होता है C4H10 होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जलता है, तो ये हमें क्या देता है, ये भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा और इसके साथ में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है ये हमें हेल्प करती है कुकिंग करने के लिए। तो जो हम एलपीजी यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बुटेन बोलते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम और भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने एक चीज़ तो जान ली कि जितने भी कंबशंस हो रहे हैं इसमें, मतलब जो भी कार्बन कंपाउंड्स बर्न कर रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद इसमें आप एक चीज़ रखना है कि जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है कम होती है एज कम्पेयर टू या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ईजिली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो एज यू नो दैट कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को बर्न करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। इसीलिए जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जब वो बर्न करते हैं, जब वो जलते हैं तो वो ब्लैक स्मोक देते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है वो कम्प्लीटली जल जाते हैं। तो इस तरह से याद रखना। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी तभी जो है बर्निंग जो है पूरी तरह से होगी, कम्प्लीटली होएगी। अगर यहाँ पे लिमिटेड एयर सप्लाई है तो इसके बाद क्या होगा कि जो कार्बन कंपाउंड जो बर्न कर रहा है वो पूरी तरह से जलेगा नहीं, और कई बार जलेगा तो वो ब्लैक स्मोक देगा। ठीक है, सूटी फ्लेम उसमें से निकलेगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ को याद रखें कि ऑक्सीजन का एक मेन रोल होता है कोई भी कार्बन कंपाउंड जब बर्न करता है तो। और एक पॉइंट और आपने याद रखना है कि जैसे कि हमने बुटेन की बात की, कुकिंग गैस की बात की, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी गैस जो होती है येलो फ्लेम देने लग जाती है। जैसे ब्लू फ्लेम देती है तो मतलब वो कम्प्लीटली अच्छे से जल रही है, लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, वो येलो फ्लेम देने लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है येलो फ्लेम देने का, कि जैसे कि हमारे गैस स्टोव में जो होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो एयर सप्लाई जो प्रॉपर मिल नहीं पाती है, तो जो गैस होती है वो ठीक से जलती नहीं है, इसलिए वो क्या करती है येलो फ्लेम देने लग जाती है। और उसके साथ ही हमें जब आप देखोगे उस पर कोई बर्तन रखोगे तो उसमें ब्लैक स्मोक सा
इकट्ठा होने लग जाता है उसके नीचे। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि उसमें एयर की सप्लाई जो है कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में हम दूसरी रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दी रिएक्शन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन रिप्लेस्ड बाई सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन होती है अगर उसे किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी एटम को हटा के उसकी जगह ले लेना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाना उसकी जगह पे, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है और कार्बन की प्रेजेंट होती है, दो एलिमेंट्स होते हैं इसमें। जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं अगर कोई एटम आके उसको रिप्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। और इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब जो रिएक्शंस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। दिस अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओनली। ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें होती है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं उनमें ये रिएक्शंस नहीं होती है। ठीक है, ओनली ये सिंगल बॉन्डेड रिएक्शंस हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स में रिएक्शंस होती हैं। एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीथेन है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है मीथेन के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की यहाँ पे देखना प्रेजेंस है, क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, क्लोरोमीथेन दे रहा है, साथ में हमें दे रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल रही है। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को याद रखना। और जहाँ पे देखिए अगर मान लो क्लोरीन की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूसली अगर इसकी सप्लाई हमें मिल रही है तो आगे फर्दर रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरोमीथेन है यहाँ पे C3Cl और फिर से इसके साथ क्या होगा, क्लोरीन जो है रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, C2Cl2 प्लस HCl। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन हो गए तो डाई क्लोरोमीथेन और साथ में हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी। सेम एज इट इज़ ऐसे क्लोरीन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसकी सप्लाई बनी रहेगी। फिर से अगर फर्दर रिएक्शन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, C2Cl, फिर उसके साथ फिर हमें क्लोरीन रिएक्ट करके फिर हमें क्या देगी, CHCl3। तो हो जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन, ऐसे बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम इसने एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली क्लोरीन ने। तो इस तरह से रिएक्शन होता रहेगा और फर्दर ऐसे क्लोरीन की सप्लाई बनी रहेगी। लास्ट में क्या होगा कि इसके चारों हाइड्रोजन मीथेन के निकल जाएंगे और उसकी जगह क्लोरीन ले लेगा। फिर लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरो मतलब जिसमें 4 क्लोरीन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसकी जगह क्लोरीन ले लेगी तो क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा और साथ में हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जो कि है एडिशन रिएक्शंस। इसको देखते हैं। इसमें इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर एनी अदर एटम टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हैं अनसैचुरेटेड हैं जो, और उसमें किसी ऐसे एटम की एडिशन हो रही है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, उसकी एडिशन हो रही है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। मतलब क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल रहा है। अगर कोई ऐसे एटम उसके साथ रिएक्ट कर रहा है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखोगे एग्जांपल देखो, यहाँ पे जैसे इथीन लिया हुआ हमने, इसके साथ हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट और हीट दे रहे हैं। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जो हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ पे ब्रेकअप ओपन हो रहा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच हो रहे हैं और उसके बाद हमें मिल रहा है इथेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
कार्बन हमें मिल रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजनेशन, आपने वर्ड जो है इसको भी याद रखना है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि यहाँ पे जो एटम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब कोई कॉमन इसमें अगर ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन स्पेशल अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस है इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल वगैरह होते हैं उसमें से वेजिटेबल घी वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। एक बार हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं किस तरह की होती है। जैसे कि कुछ ऐसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें, जैसे कि ये वेजिटेबल ऑयल हो गया, जब इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है H2 की तो उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? यहाँ पे देखना डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंगल बॉन्ड के साथ हमें मिलता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये वेजिटेबल ऑयल जैसे होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं और उसके बाद उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है वेजिटेबल घी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, जैसे वनस्पति घी आपने वगैरह बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ होता है, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो इस तरह से आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो हमने 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सोप होता है हमारे कपड़ों को कैसे क्लीन करता है, जो डर्ट्स होती है उसको कैसे रिमूव करता है, ये कैसे वर्क करता है, तो हम सारी चीज़ें इसमें जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्जेंट्स क्या होता है। एनी सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो होता है जो डर्ट्स को रिमूव कर देता है या फिर उसमें क्लींजिंग एक्शंस होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब सोप क्या होता है? सोप देखो, इट इज़ अ सोडियम और पोटेशियम साल्ट लॉन्ग चैन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। मतलब कि जो सॉप होता है ये पोटेशियम या फिर सोडियम का सॉल्ट होता है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी का एक्शंस होता है वाटर में, कि मतलब उसमें वाटर में कोई चीज़ है उसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे फैटी एसिड भी बोलते हैं, एक तरह का ये वीक एसिड होता है। ठीक है, जो ये सोप होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनता है। तो जो एक तरह का सॉल्ट है ये, इसमें तो ये बेसिक सॉल्ट होता है। इस चीज़ का आपने कई बार हमने इसे पिछले में पढ़ा था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यहाँ पे वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट होता है तब जाके सोप बनता है। इसलिए सोप का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे जब सोप के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें हम इसमें जान लेते हैं सोप के स्ट्रक्चर के बारे में। एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होता है, ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। दूसरा होता है आयनिक पार्ट जो होता है COON में पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होता है जो आयनिक पार्ट्स होता है और ये होता है लॉन्ग कार्बन पार्ट्स होता है। तो जो सोप के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वाटर रिपेलिंग। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। और हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग, जो वाटर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और ये जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाटर के साथ अटैच नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर रिपेल करते हैं वाटर को। ठीक है, तो ये 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे 2 पार्ट्स कैसे रोल प्ले करते हैं डर्ट्स को रिमूव करने के लिए क्लोथ से। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आता है मैसाइल्स। मैसिल्स क्या होता है? स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन द सोप सॉल्यूशन ऑफ वाटर। जो स्फेरिकल एग्रीगेट होता है, जो आपने देखा झाग सा बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको माइसिल्स बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल होता है सोप सॉल्यूशन में। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आपने देखना सोप का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, दूसरा आयनिक पार्ट होता है। इन दोनों की मेन रोल्स होते हैं डर्ट्स को क्लीन करने के लिए। अब इसमें एक चीज़ आपने जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है वो वाटर हेटिंग है, वाटर लविंग नहीं है। आयनिक पार्ट्स है वाटर लविंग है, वाटर से मतलब कि वाटर के साथ तो क्या होता है? अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, और ये जो आयनिक पार्ट है ये वाटर के साथ अटैच्ड हो जाता है, वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है और डर्ट के साथ इनसोल्यूबल रहता है।
और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये क्या होता है, वाटर हीटिंग है, तो मतलब ये वाटर के साथ अटैच नहीं होगा, जो डर्ट्स होंगी उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, मतलब डर्ट्स के साथ ये सोल्यूबल हो जाएगा और वाटर के साथ इनसोल्यूबल रहेगा। अब हम देखते हैं कैसे वर्क करता है, मतलब कि डर्ट्स को निकालने के लिए। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे आयनिक पार्ट इधर रहेगा और दूसरा पार्ट जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट इस तरफ रहेगा, जैसे कि 2 टेल होती हैं सॉप की, ठीक है। तो जो आयनिक पार्ट है इस तरफ है, और देखो अब इस तरह से आप डायग्राम से आप कैसे समझ सकते हैं, जो डर्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डर्ट है, जैसे क्लोज यहाँ पड़ा हुआ इसमें डर्ट है, तो जो कार्बन का लॉन्ग पार्ट है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये डर्ट के साथ अटैच्ड होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये वाटर हीटिंग है, तो ये डर्ट्स के साथ सोल्यूबल रहेगा, वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं रहेगा। और जो आयनिक पार्ट है ये है वाटर लविंग, इसलिए वाटर के साथ सोल्यूबल रहेगा, डर्ट से दूर रहेगा, डर्ट के साथ सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये जो कार्बन पार्ट्स है ये डर्ट्स के साथ अटैच्ड हो गया है, और ये जो आयनिक पार्ट्स है ये वाटर के साथ अटैच्ड हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब इसमें हम क्लोज डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर इसमें रहता है, जब इसमें मूवमेंट होती है वाटर में, तो इसके बाद क्या करता है, ये वाटर ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये वाटर के साथ आके मिल जाता है, और इसमें से डर्ट्स जो होती है हमारे क्लोज में आके रिमूव हो जाती है इधर से ऐसे। तो इस तरह से जब ऐसे हमारे डर्ट्स जो है रिमूव हो जाती हैं, तो जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है वो गंदा सा हो जाता है, और जो हमारा क्लोथ होता है वो क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से वर्क करता है। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि Na पॉजिटिव है, यहाँ पे आयनिक पार्ट है, और दूसरा होता है लॉन्ग कार्बन पार्ट। तो सॉप के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो दूसरा लॉन्ग कार्बन पार्ट है वो डर्ट के साथ अटैच्ड हो जाता है, क्योंकि वो वाटर रिपेलिंग होता है, और जो आयनिक पार्ट है वो वाटर लविंग होता है, वाटर के साथ अटैच्ड होता है। तो जैसे कि ये थोड़ी सी इसमें मूवमेंट होती है वाटर में, तो ये क्या होता है कि इसको इधर अट्रैक्ट करता है, इधर को, मतलब जब आता है तो इसमें क्या होता है कि ये डर्ट्स को रिमूव कर देता है, डर्ट्स इसमें आ जाती हैं सॉल्यूशंस में। तो जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है वो डर्टी हो जाता है, और इस तरह से डर्ट जो है क्लोथ से रिमूव हो जाती है। तो जो क्लोथ की जितनी भी डर्ट्स होती है वो सॉफ्ट सॉल्यूशंस में आ जाती हैं। तो इस तरह से सॉप जो है वर्क करता है। आई होप आपको समझ आया होगा।